डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से CUET UG में जो अपियर हो रहे हैं मेरे स्टूडेंट, उनका स्वागत है। यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, आपके लिए वैसे तो ये वीडियो आपको पता है कि बहुत यूजफुल होता है, लेकिन फिर भी जिसके लिए प्राइमरली बनाया गया है उनको प्लीज इन्फॉर्म करें, अपने भाइयों बहनों, अपने दोस्तों के छोटे भाइयों बहनों को बताएं या किसी को भी बताएं कि क्लास 12 में जो स्टूडेंट हैं और अगस्त के जो सेकेंड फेज में जो CUET UG पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं, उनके लिए आया है पॉल साइंस हेल्प, अपने कम्युनिटी की एक तरह से मेंबरशिप लेकर के, जिसमें वो शामिल होकर सालों साल तक जो है एक लर्निंग का लुत्फ उठा सकते हैं, एक लर्निंग कम्युनिटी के साथ मेंबर बन के। तो आज उसी कड़ी में हम कोशिश कर रहे हैं एनालाइज करने की। एनालाइज तो नहीं कहना चाहिए, न्यू क्वेश्चंस MCQ लेकर के चैप्टर वाइज जो मैं कोशिश कर रहा हूं। आज है अंतिम चैप्टर इंडियन पॉलिटी का, क्लास 12 का, जिसकी थीम है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसके साथ ही जो है इंडियन पॉलिटी हो जाएगी खत्म और बची रहेगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कुछ चैप्टर, जो मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ दिनों में उसको खत्म करने की। सो लेट अस बिगिन। पॉलिटिकल साइंस CUET UG थीम वाइज MCQ, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये है सिलेबस, आप पढ़ लीजिएगा। NCERT से बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के नंबर पे मत जाइएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये पेपर बनाने में हेल्प किया है मेरे एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट मिस्टर आशुतोष ने, लेकिन मैं काफी मॉडरेट करता हूं, इधर उधर क्वेश्चन जोड़ता हूं, घटाता हूं, इसके चलते नंबर जो है नंबरिंग गड़बड़ा जाती है, उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। विच इज नॉट वन ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, समझने की कोशिश कीजिए कि ये NCERT का चैप्टर आपको क्या कहना चाहता है। ये आपको 1990 के बाद के डिकेड में ले जाता है, जब राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं, BP सिंह की नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है, मंडल कमीशन लागू होती है, उसको काउंटर करने के लिए मंदिर मूवमेंट BJP लॉन्च करती है, और फिर कैसे BJP और हिंदुत्व पॉलिटिक्स का उदय होता है, कांग्रेस का डिक्लाइन होता है, कोलिशन पॉलिटिक्स आती है, लेकिन 2014 में आते आते जो है BJP एक डोमिनेंट पार्टी बनती है। उस फेज में क्या पॉलिटिक्स होता है, उसके क्या मायने हैं, वो क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको ये चैप्टर जो है दिखाता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, विच इज नॉट वन ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। यदि आप देखें कि पिछले 30 सालों में क्या हुआ है 1990 के बाद, तो कोलिशन पॉलिटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मंडल एंड मंदिर इशू जो है वो एक फॉल्ट लाइन बन गया है। एक तरफ जो है OBC पॉलिटिक्स है, जो मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन या बैकवर्ड कास्ट के जो फैसिलिटीज हैं या जो उनके हक हैं, उसकी लड़ाई लड़ता हुआ नजर आता है, जिसमें कि जनता दल के जो विघटित पार्ट है, जिसको सोशलिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी, RJD और कई अदर, उसके मुद्दे उठाते हैं। और दूसरी तरफ जो है हिंदुत्व पॉलिटिक्स देखती है, जो BJP और उसके कुछ अलाइड पार्टनर जो है वो लेकर के चलते हैं। तो ये इसको मंडल वर्सेस मंदिर इशू भी कह सकते हैं। ये पॉलिटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। डेवलपमेंट रिप्लेसिंग कास्ट एज ए मेजर फैक्टर इन इलेक्शन, ये सही नहीं है। कास्ट ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी कास्ट जो है वो मेजर फैक्टर है इलेक्शन में। वैसे डेवलपमेंट अब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो यही जो है गलत है, यहाँ नॉट है इसलिए गलत है। All political parties have policy consensus on major economic and foreign policy. यदि आप देखेंगे पिछले 30 सालों में, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी अपना लिया है, मतलब जिसमें बाजार का प्रादुर्भाव है, जिसमें कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को प्रेशर दिया जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट पीछे हट जाती है, प्राइवेट सेक्टर आगे आ जाती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसको अपनाया गया। फॉरेन पॉलिसी में कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो चाइना के साथ थोड़ी तंज रिलेशन रखती है, पाकिस्तान चाइना के साथ, रसिया के साथ जो है वो एक तरह से झुकाव होता है कि हमारा पुराना दोस्त है, अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती बढ़ती जाती है, और हम जो है एक लिबरलाइज वर्ल्ड के मेंबर के तौर पे नजर आते हैं। नॉन अलाइनमेंट जैसा भी हमारा कुछ रुख रहता है कि हम किसी एक गुट, अमेरिका या रसिया या कम्युनिस्ट में को लगातार समर्थन नहीं करेंगे, बारी बारी से इशू बेस्ड समर्थन करेंगे। तो इस पर जो है मेजर एका है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने। इससे आपका बुक कहता है और सही कहता है कि आपको इफेक्टिवली कोई पॉलिटिकल चॉइस है नहीं। आप कहने को कांग्रेस की सरकार बना दें, चाहे BJP की सरकार बना दें, अल्टीमेटली इकोनॉमिक पॉलिसी सेम रहेगी, फॉरेन पॉलिसी सेम रहेगा, बाकी बीच में मुद्दे इधर उधर
वोट लेने के लिए अलग होंगे, लेकिन जब गवर्नेंस का मामला आएगा तो दोनों फ्री मार्केट इकोनॉमी और चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका पे एक ही तरह की नीति जो है रहेगी। अब जो है बहुत सारे बहुत छोटे छोटे इसको बोलते हैं कि एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने वाले टाइप के, जैसे राजीव गांधी कब पीएम बने इंदिरा गांधी के असेसिनेशन के बाद, तो 1984 में। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि उन्होंने 415 सीट करीब जीते 545 सीट में। इससे बड़ा मेजोरिटी कभी नेहरू और इंदिरा गांधी को भी नहीं आया था, क्योंकि वो वेव था सहानुभूति की लहर इंदिरा गांधी के डेथ के बाद। Which year marked the end of the Congress system? कांग्रेस सिस्टम उस एरा को कहते हैं जो आज़ादी के बाद 1952 से लेकर के, और वैसे तो 1967 तक चला, 15 साल तक, जिसमें कांग्रेस जो है एकदम डोमिनेंट पार्टी थी, जबकि 50 पार्टियां थी, उसी की सरकार सेंटर में बनती थी, उसी के हर राज्य में बनती थी। ये सिस्टम तो 1967 में ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, लेकिन किसी तरह इंदिरा गांधी ने अपने पॉपुलैरिटी से उसको जिंदा किया 1971 में, फिर जनता पार्टी ने उसको खत्म किया 1977 में, लेकिन फिर इंदिरा गांधी 1980 की इलेक्शन जीत जाती है और 89 में उनके जो पुत्र हैं वो एक मेजोरिटी लेकर के आते हैं। तो 1989 में ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है कांग्रेस सिस्टम, मतलब सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। Which of the following is incorrect about the मंडल issue और मंडल पॉलिटिक्स in 1990? तो मंडल पॉलिटिक्स जो क्या है, बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स है। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लेड बाय बीपी सिंह implemented the recommendation of the मंडल कमीशन 1990, सही है। It was related to reservation of OBC in education and government jobs, ये सही है। It led the violent protest especially by student in the country, स्टूडेंट खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। मंडल कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय राजीव गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट, नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही है। इसको कंस्टिट्यूट किया था जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में मंडल कमीशन को कंस्टिट्यूट किया। द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम इन 1990 इज रिलेटेड टू, देखिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या था, ये IMF के निर्देश में, वैसे तो समझिए अमेरिका के निर्देश में ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्री को नियो लिबरल इकोनॉमी कैसे लाया जाए, कैसे लिबरलाइज किया जाए, कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, कैसे ग्लोबलाइज किया जाए, कैसे उसको नियो लिबरल वर्ल्ड में शामिल किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, इसके लिए था। तो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में हुआ। हमने इसको कहा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी PV नरसिम्हा राव के द्वारा, लेकिन ये एक लार्जर जो है IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिका का एक जो है नीति थी कि सारे डेवलपिंग कंट्री को जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कराया जाए। बाबरी मस्जिद को कब डिमोलिश किया गया, इसको 6 दिसंबर 1992 को डिमोलिश किया गया। एक वाटरशेड ईयर है जहां से कि कम्युनलिज्म की सेकुलरिज्म की एक नई डिबेट शुरू हुई कि सेकुलरिज्म कहते किसको है इंडिया में, और वो एक सेटल बात नहीं रह गई, उस पर अभी भी डिबेट हो रहा है। राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन होता है वो लिट्टे के टेररिस्ट ग्रुप कर देते हैं। वो कब होती है आपको पता है, मई 1991 में, जस्ट इलेक्शन के पहले होती है। और उसी सहानुभूति में कांग्रेस जो एक तरह से मरी हुई थी, वो राज मिल जाता है उसको 5 साल के लिए। विच पार्टी वॉन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1989? कोई भी पार्टी नहीं जीती थी। इनफैक्ट उसमें सब मिल करके, तो नन ऑफ द अबव होगा, कांग्रेस, बीजेपी, जनता पार्टी, ऐसा कोई जीती नहीं थी, लेकिन उसको सपोर्ट वोट मिल करके जो है वो एक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, NF बनी थी। बीपी सिंह लीड किए थे उसको, जिसको कि बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट दोनों बाहर से सपोर्ट करती थी, लेफ्ट और राइट दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट? जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बना बीपी सिंह की, उसके बारे में समझिए क्या इसमें से एक गलत होगा। तो चूंकि नन ऑफ द अबव है, यही मतलब कि सही है, इसका मतलब कि इसमें से कोई गलत नहीं है। देखिए, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1989 एंड बीपी सिंह बिकेम द PM. इट वाज द अलायंस कोलिशन ऑफ जनता दल एंड अदर रीजनल पार्टी, तो कोलिशन गवर्नमेंट थी ये। इट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी फ्रॉम आउटसाइड, तो बीजेपी एक राइट पार्टी है, राइट मतलब कि दक्षिणपंथी, और लेफ्ट पार्टी, तो इसको दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों पार्टियों का समर्थन बाहर से मिला। तो समझिए कैसी कठपुतली टाइप की सरकार होगी, और ये बदल गया किसमें, मंडल एंड मंदिर बाय पार्टीजन पॉलिटिक्स। इन इंडियन पॉलिटिक्स नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी मार्किंग द एरा ऑफ कोलिशन ऑफ अलायंस। ये कोलिशन पीरियड को पहचानिए। तो आपने देखा कि 1989 से जो है कोलिशन पीरियड शुरू होती है, जो खत्म तो नहीं कहा सकता है, 2014 यहाँ लिखा है,
लेकिन डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिए कि 2014 में भले बीजेपी को एक बहुत अच्छी बहुमत मिली, करीब 280 सीट का, लेकिन उसने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इवन 2019 में उसको 300 से अधिक सीट मिले, फिर भी उसने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया। इसका मायने क्या है कि कोलिशन एरा अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि एक पार्टी को चूंकि वोट मिला तो 2014 में खत्म हो गया। Who became PM after Rajiv Gandhi from the Congress Party in 1991? राजीव गांधी की मृत्यु होती है, उसके सहानुभूति में जो है सेकेंड फेज के, एक फेज में कांग्रेस अच्छा नहीं करती है, लेकिन जिस फेज के इलेक्शन के ठीक पहले राजीव गांधी की हत्या होती है, उस फेज में बहुत अच्छा करती है और उसको लगभग इतने सीट मिल जाते हैं कि कुछ बाहर से लेफ्ट वर्थ का समर्थन लेकर के वो सरकार बनती है। उस सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो PV नरसिम्हा राव होते हैं, जो कि एक तरह से पॉलिटिक्स से लगभग रिटायर हो गए थे। ये आंध्र प्रदेश के थे और अपना बोरिया बिस्तर लेके वो आंध्र प्रदेश जाने ही वाले थे कि कांग्रेस जीती, और कांग्रेस के नेताओं के वो एक तरह से कंसेंसस कैंडिडेट बने और वो प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी तरह उन्होंने 6-5 साल जो है चलाया, और उनके ही नेतृत्व में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का लीजिए, वो लाया गया। Which of the following is incorrect about the United Front Alliance formed in 1996? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 साल और, नरसिम्हा राव चले गए हैं और आती है बीजेपी की सरकार। वो आती है केवल 13 दिनों के लिए। उस समय बीजेपी को सभी पार्टी कम्युनल पार्टी मानती थी, हिंदू पार्टी मानती थी, और उसकी सरकार 13 दिन के बाद गिर गई। लेकिन फिर बीजेपी जो है 1998 में आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वोट से जो है वो पार्लियामेंट में गिर जाती है। फिर 1999 में इलेक्शन होता है और इस बार जो जीत के आती है तो 2004 तक 5 साल शासन चलता है। लेकिन 2004 में बहुत सरप्राइजिंगली, जबकि सभी को आशा थी कि बीजेपी कांग्रेस को या उसके अलायंस को पूरी तरीके से हरा देगी, वो हार जाती है और कांग्रेस की एक कोलिशन गवर्नमेंट अगले 10 सालों के लिए बनती है। Which of the following is incorrect about the United Front Alliance? तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये घटना जो है, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद की है। 13 दिन जब वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, उनकी सरकार जब गिर जाती है तो एक यूनाइटेड फ्रंट करके बनता है। वो खिचड़ी सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिसमें सब जनता पार्टी के, जनता दल के टूटे फूटे हुए घटक उसमें जो थे, और उसको समर्थन कांग्रेस जो है और लेफ्ट दे रही थी, कांग्रेस बाहर से दे रही थी। It was similar to the National Front government formed in 1989. It included Janata Dal and the regional party. This time, instead of BJP, Congress supported the government. क्या मजेदार है, पहले बीजेपी सपोर्ट कर रही थी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को, कांग्रेस को बाहर रखने के लिए। अब कांग्रेस सपोर्ट कर रही है यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को, बीजेपी को बाहर रखने के लिए। I.K. Gujral was its first PM of the United Front. नहीं, H.D. Devagowda was the first PM. I.K. Gujral सेकंड PM बने थे, इसलिए ये गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ द 1990। इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, आप कह लीजिए, ठीक से लिखा हुआ नहीं है, इनकरेक्ट। चलिए इसको पहचानते हैं इनकरेक्ट को। इन 1989 बीपी सिंह बिकेम PM एंड 1996 एचडी देवगौड़ा, सही है। ये नेशनल फ्रंट के थे, ये पूछा जाता है। ये यूनाइटेड फ्रंट के थे, ये पूछा जाता है। इन 1989 बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट and wanted to keep Congress out of power. In 1996, left front supported the United Front, while Congress also supported that alliance to keep BJP out of power. समझ लीजिए क्या पॉलिटिक्स है। This period marked the political stability. No, in लगा दीजिए, सही हो जाएगा, instability, इसलिए यही सही है। Which of the following is matched incorrectly? तो 1989 नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, 1996 यूनाइटेड फ्रंट की, एचडी देवगौड़ा, 1997 यहाँ पे बीपी सिंह याद कर लीजिए, 1997 में यूनाइटेड फ्रंट आई के गुजराल, 1998 बीजेपी कोलिशन बनी वाजपेयी जी, 1999 वाजपेयी जी, 2004 वाजपेयी जी और 2009 में यूपीए। तो इसमें गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? ओह सॉरी, 2004 में जो है आपको पता है यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी 2004 और 2009 में, इसलिए यही जो है वो गलत है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2004 में और फिर 2009 में, ये 2 साल 2 टर्म में लगातार यूपीए जो कि कांग्रेस लीड करती थी उसकी सरकार बनी, तो 10 सालों तक। फिर 2014 में जो है वो एनडीए की सरकार बनती है बीजेपी लेड, और 2019 में भी फिर से एनडीए की सरकार बनती है बीजेपी लेड। इन दोनों बार में इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलने के बाद भी वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाए रखती है। अब यहाँ पे देखिए, उसी को जो है फिर से पैराफ्रेज किया, ऑफ कोर्स ये आशुतोष ने इसको बनाया है,
1989-90 नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो है वो बीपी सिंह इसको लीड करते हैं। 1991 में नेशनल फ्रंट का एक टूटा हुआ फैक्शन जो है वो चरण सिंह लिखा है, जो गलत है। यहाँ पे चंद्रशेखर करते हैं, इसको याद कर लीजिए, एक बहुत छोटे समय के लिए चंद्रशेखर, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर की सरकार बनती है, जो कि जनता पार्टी में एक समय में बहुत लीडर थे, और बाद में वो टूटा हुआ फ्रंट जो है उसको कांग्रेस बाहर सपोर्ट करती है, राजीव गांधी, फिर वो सरकार गिर जाती है। 1996, तो ये सही हो गया। 91 से 96 पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की एक कोलिशन गवर्नमेंट रहती है। 1996 में बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। अब यहाँ देखिए 1996-97 में एच डी देवगौड़ा बनते हैं, फिर उसके बाद उसी यूनाइटेड फ्रंट में आई के गुजराल बनते हैं, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करती है। बीजेपी कोलिशन जो है 1998 में ए बी वाजपेयी के नेतृत्व में बनती है, जो एक वोट से जो है 99 में गिर जाती है। फिर 99 में इलेक्शन होता है और एनडीए 5 साल तक के लिए आती है, लेकिन एल के आडवाणी नहीं आते, यहाँ भी जो है वाजपेयी जी ही आते हैं, तो इसलिए ये है गलत। Which of the following is matched correctly? अब 2004 में यूपीए आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव नहीं। 2004 में जो है मनमोहन सिंह आते हैं, यही मनमोहन सिंह यहाँ डाल दीजिए तो हो जाएगा सही, अदरवाइज जो होगा गलत। 2009 में भी मनमोहन सिंह रहते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि मनमोहन सिंह जो है वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पे उन्होंने बहुत ऊंचे पद पे काम किया था, और वो नरसिम्हा राव के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जब कांग्रेस जीतती है 2004 में, तो सोनिया गांधी अपने को हटा लेती हैं विदेशी मूल के होने के चलते, और वो मनमोहन सिंह को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाती है। 2014 में जो है एनडीए की सरकार बनती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और फिर 2019 में एनडीए की सरकार बनती है उन्हीं के नेतृत्व में। अब ये एक लंबा सा स्टेटमेंट आपको केवल ज्ञान देने के लिए है। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एग्जिस्टेड सिंस 1960s इन साउथ इंडियन स्टेट। साउथ इंडिया के स्टेट में जो है वो तो था ओबीसी को, बैकवर्ड कास्ट को, लेकिन सेंटर में नहीं था। नॉर्थ इंडिया में इसकी डिमांड बढ़ने लगी, वहां पे बिहार वहार में तो लाया गया, लेकिन फिर मंडल कमीशन आई। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि बिहार में एक सीएम हुए थे जो कि बैकवर्ड कास्ट के बड़े रहनुमा थे, बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स करते थे, लोहियावादी थे, और उन्होंने जो है ओबीसी रिजर्वेशन बिहार में लागू कर दिया था। वो उनका नाम क्या था? उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक आइकन है बिहार में बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स में। लालू यादव एंड ऑल सब उन्हीं के चेले हैं। When the Mandal Commission was formed, also known as the Socially and Educationally Backward Classes Commission (SEBC), इसका जो नेम जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 340 में, वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। यहाँ कास्ट का नाम नहीं है। तो जो कमीशन बनी थी, जिसको मंडल कमीशन कहते हैं, वो बनी थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की समस्या को देखने के लिए। लेकिन इस कमीशन ने कहा कि नहीं, क्लास को आप कास्ट मान लीजिए, वही है। इस पर अभी विवाद होता है। ये 1978 में ये समिति या कमेटी बनी थी। इसके चेयरपर्सन थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो एक मधेपुरा नाम की जगह बिहार से आते थे। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जेंटलमैन ने जो है वो एसईबीसी कमीशन को हेड किया था 1978 में। इनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। Which of the following is incorrect about OBC politics? जो OBC politics को बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स, बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, उसके बारे में देखिए क्या है, कौन सा गलत है। अदर बैकवर्ड क्लासेज आर कंसिडर्ड टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ओबीसी रेफर टू द बैकवर्ड क्लास अदर देन द एससी एसटी, सही है। मोस्टली इसमें इंटरमीडिएट कास्ट थे। ओबीसी आर ए पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास, मतलब उसमें जो डोमिनेंट थे उसमें यादव, कोयरी, कुर्मी ये सब थे। वैसे तो सभी जो एससी एसटी छोड़ करके जितने थे सभी ओबीसी में आते थे। ओबीसी आर ए पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास, पर्टिकुलरली जो उसके इंटरमीडिएट क्लास हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज पोस्ट कांग्रेस सिस्टम एरा। जनता पार्टी एंड पोस्ट जनता पार्टी के जो फ्रैगमेंट थे, दे रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द ओबीसी। ये सब सही है, इसलिए नन ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा। Which of the following is incorrect about recommendations of Mandal Commission? अब देखिए, बैकवर्ड, यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट होगा, बैकवर्ड क्लास कर लीजिए। बैकवर्ड क्लास शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट अदर देन एससी एसटी। तो इन्होंने क्लास को कास्ट बना दिया, एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज। They had low representation in education and public service employment, ये तो बात सही होगी। It recommended 27% reservation of seats in educational institution and public employment, ये भी सही है। Recommendations were implemented in 1990 by National Front government led by VP सिंह। यहाँ इसको कर लीजिए करेक्ट। यहाँ आपको गलत भरमाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव है, जो है गलत, इसीलिए स्टेटमेंट है
राइट ऑप्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसीजन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग ओबीसी रिजर्वेशन, मतलब मंडल कमीशन रिकमेंडेशन को किस केस के द्वारा चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में? उस केस का नाम था इंदिरा स्वामी केस। इस केस के डिसीजन के बाद जो है क्रीमी लेयर पॉलिसी आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्टिकुलर इनकम लेवल, उस समय 2.5 लाख थी, अब शायद बढ़ा के 7.5 लाख हो गया, उससे सालाना इनकम यदि इससे कम होगी तभी जो है ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, नहीं तो जो ऊपर के तबके हैं उन कास्ट में वो उसको कॉर्नर कर ले जाएंगे। क्रीमी लेयर पॉलिसी इंदिरा स्वामी केस से आई। What does the abbreviation BAMSEF stand for? BAMSEF आपको पहले मैंने बताया था, ये कांसी राम ने इसको सेटअप किया था या फाउंड किया था। इसका नाम था ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उसमें जो माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड कम्युनिटी के थे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच रॉन्ग? BAMSEF 1978 में कांसी राम ने बनाया। बीएसपी उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। बीजेपी जो है भारतीय जनसंघ के एक नए अवतार के रूप में 1980 में जन्म लेती है। अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी इसके चीफ लीडर होते हैं। साहबानो केस जिसके बारे में आगे हम बताएंगे वो 1985 में होता है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। कांसी राम ने बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आपने देखा BAMSEF बनाया। इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4, क्योंकि एक डी है और 4 एस, इसलिए DS4। बीएसपी भी इन्होंने बनाया, तो उन्होंने सभी कुछ बनाया। बीएसपी के बाद में लीडरशिप मायावती के हाथ में गई। बीएसपी ट्राइड टू अलाइन पॉलिटिक्स विद बहुजन। वो बहुजन किसको बोलते थे? SC and ST, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। बाद में बहुजन में उन्होंने ब्राह्मण अदर फॉरवर्ड कास्ट को भी शामिल कर लिया, तो सभी हो गए। Which of the following is incorrect about BJP? मतलब rise of BJP कह लीजिए। It was formed in 1980 and adopted a broader political platform than that of the जनसंघ। ये बात सही है। Its ideology was Gandhian socialism and later हिंदुत्व। ये बात भी सही है। ये इंटीग्रल जो ह्यूमनिज्म है उसको भी, जो दीनदयाल उपाध्याय का, उसको मानते हैं, और सावरकर के हिंदुत्व को। बीजेपी क्रिटिसाइज कांग्रेस फॉर माइनॉरिटी अपीसमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन। सही बात है। इट फेल्ड इन मोबिलाइजिंग हिंदू। इट डिड नॉट फेल, ये बहुत सक्सेसफुल हुई और इसके चलते इसको इलेक्टोरल बेनिफिट हुआ, और लगातार 2 बार से समझ लीजिए 10 साल इसकी सरकार तो रहेगी, तो अभी आगे भी रह सकती है। तो हिंदू को मोबिलाइज इन्होंने किया है, क्योंकि हिंदू के मेजर ग्रुप को ये फील होता है कि हिंदू राष्ट्र के बारे में यदि कोई पार्टी सोचती है तो वो बीजेपी है। मंडल जो एजिटेशन हुआ था उसके काउंटर में इन्होंने जो है मंदिर एजिटेशन शुरू किया, उससे जो है बहुत मोबिलाइज हिंदू हुए। Who is related to the concept of Hindutva, nationhood, nationalism included, who not only consider India as only पितृभूमि but also पुण्य भूमि? तो ये जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, ये सब जो है सावरकर जी की जो थॉट है। उन्होंने बुक में लिखा था हिंदुत्व हु इज हिंदू, 1923 में शायद लिखा था। तो उसके आधार पे ही जो है आरएसएस चलती है। वैसे सावरकर जी ने कभी आरएसएस ज्वाइन नहीं किया, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष होते। अब साहबानो केस के बारे में ये क्वेश्चन है, आपको जरूर जानना चाहिए डियर स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द साहबानो? साहबानो जो है एक ओल्ड औरत थी, मुस्लिम औरत, जिसने कि डाइवोर्स के बाद जो है अपने पति से मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया। उसके पति ने ये प्ली लिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई मेंटेनेंस का बात नहीं है, जो मेहर की रकम होती है वो मैंने दे दिया, जो 500-600 कुछ था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे नहीं चलेगा, चाहे आप मुस्लिम हो हिंदू हो, जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है इसके तहत आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इससे जो है जो मुस्लिम जो ग्रुप है वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे पर्सनल लॉ पे जो है खतरा हो गया है। अब राजीव गांधी उस समय थोड़े से इस बात से घबराए कि इससे मुस्लिम का कहीं इलेक्टोरल समर्थन ना खत्म हो जाए, तो उन्होंने एक एक्ट पास करवा दिया पार्लियामेंट, उसका नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसने कि इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट के उस अच्छे ऑर्डर को नलिफाई कर दिया। इस एक्शन की जो है बहुत बुराई हुई, भर्त्सना हुई इंटेलेक्चुअल के द्वारा, बीजेपी एंड अदर पार्टी के द्वारा भी, कि माइनॉरिटी अपीजमेंट का एक भौंडा प्रदर्शन है।
और उस समय पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, गलत है, उस समय राजीव गांधी पीएम थे, तो ये गलत है। तो जस्ट आपको भरमाने के लिए दिया गया है, लेकिन ये जो 4 स्टेटमेंट है इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वाटर शेड है इंडिया के सेकुलरिज्म कि स्टेट कैसे सेकुलरिज्म को समझती है, कैसे प्रैक्टिस करती है। कुछ कुछ जो इंसिडेंट्स है, साबरीमाला है या शाहबानो है, ये सब डिफाइन करता है सेकुलरिज्म, या राम जन्मभूमि आंदोलन है, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन है, ये सब हमारे सेकुलरिज्म को कैसे हम समझते हैं और इंडियन स्टेट कैसे उसको प्रैक्टिस करती है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे उसको जनता में पहुंचाती है, मैसेजिंग करती है, इन सब के लिए वो मील के पत्थर हैं ये 4-5 इवेंट। नेम द मुगल एम्परर बाबर्स जनरल, जिसने कि वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया था, जिसको कि ढाया गया 6 दिसंबर 1992 को। तो इनका नाम जो है मीर बाकी है। ये तो जस्ट ऐसे क्विज क्वेश्चन है, पूछने का चांस बहुत कम है एग्जाम। बाबरी डिस्प्यूट के बारे में काफी सारे बातें लिखी है, इसलिए क्योंकि इससे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकता है। Hindus believe that it was built after demolishing a temple for Lord Rama, जिसको वो मानते थे कि उनका बर्थ प्लेस है। ये डिस्प्यूट एक सिविल सूट का फॉर्म ले लिया, कोर्ट में चला गया और दशकों तक कोर्ट में जो है मामला चलता रहा, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की तरह। इन लेट 1940 द मास्क वाज लॉक्ड अप एज द मैटर वाज विद द कोर्ट, लेकिन 1989 में राजीव गांधी ने उस ताले को खुलवा दिया। एक तरह से वो तुष्टीकरण थी, उन्होंने, क्योंकि वो 1986 में मुस्लिम तुष्टीकरण का उन पर आरोप लग रहा था, तो शायद उन्हें लगा हुआ हिंदू ग्रुप को थोड़ा खुश कर ले, तो ताला खुलवा दिया, वहाँ पूजा शुरू हो गई, उससे विवाद जो है और बढ़ गया। The BJP made it a mass movement called Ram Janmabhoomi movement, which culminated into demolition of the disputed Babri Masjid on 6 December 1992. आपको पता है ये सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट, कहानी आगे बढ़ती है, वो डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में वो ओनरशिप जो है डिस्प्यूटेड 2.77 एकड़ लैंड का राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया और मुस्लिमों को भी एक अलग जगह दिया। तो इसलिए सारे जो है सारे सही है, कोई इसमें से गलत नहीं है, पढ़ लीजिए। Who was the chief of UP, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी व्हेन मॉस्क बाबरी मस्जिद मॉस्क वाज डिमोलिश्ड। वो कल्याण सिंह थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वचन दिया था कि बाबरी मस्जिद को हम कुछ नहीं होने देंगे, उस वचन को भी उन्होंने तोड़ा, बाद में उस पर उन पर मुकदमा चला। Which of the following is matched incorrectly? 1984 में सिख दंगे होते हैं, 1992-93 में मुंबई दंगे होते हैं, 2004 नहीं 2002 में जो है गुजरात दंगे होते हैं, तो उसको करेक्ट कर लीजिए, वही जो है सही है। Which of the following is matched incorrectly? मोरारजी देसाई मंडल कमीशन, नो। मोरारजी देसाई, यस, सॉरी, मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में मंडल कमीशन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, पीवी नरसिम्हा राव न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आते हैं, जिसको कि एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। बीपी सिंह ओबीसी रिजर्वेशन लेकर के आते हैं 1990 में, मंडल कमीशन रिजर्वेशन। राजीव गांधी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और राइट टू डाइवोर्स एक्ट लाते हैं, जो नलिफाई कर देती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। इसलिए नन ऑफ द अबव, सभी सही है इसमें से। On which of the following issue there is no consensus among the political parties? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में आपकी किताब कहती है कि ये जो एरा है उसमें जितना भी डाइवर्जेंस हो, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी कुछ मुद्दों पे बिल्कुल एक है, और उसके चलते हमें कोई इफेक्टिव चॉइस मिलता नहीं है। किस किस मुद्दे पे एक है? देखिए, नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी पे सभी पॉलिटिकल पार्टी एक है। किसी पार्टी को आप वोट दीजिए, अल्टीमेटली वो बाजार को ही आगे लाएगी और खुले मार्केट का जो बाजार के जो पॉलिसी है उसी को लाएगी, तो आपको कोई उसमें फर्क नहीं है। अभी जो यूपीए गवर्नमेंट थी चाहे बीजेपी गवर्नमेंट, दोनों एक ही तरह है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आएंगे, ई कॉमर्स के जाइंट आएंगे, रिटेल में भी जो है एमएनसीज आएंगे, बड़े बड़े कंपनीज आएंगे, बड़ी बड़ी कार कंपनीज आएंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, बाजार का जो है वो प्रभाव रहेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ बैकवर्ड क्लास कास्ट, कोई भी जो है पार्टी आ जाए, बैकवर्ड कास्ट क्लास पॉलिटिक्स से पीछा नहीं छूटने वाला है। उसको जो रिजर्वेशन और उसको जो सुविधा है वो हर पार्टी उसको लुभाने के लिए करती है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक उसी का है। फॉरेन पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे बीजेपी आए कांग्रेस आए, सभी जो है अमेरिका से करीब होंगे, लेकिन रसिया का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाइना और पाकिस्तान से जो है एक टंच की नीति रखेंगे, तो ये फॉरेन पॉलिसी में भी एक तरह का एका है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी में एका नहीं है, उसमें बीजेपी और बहुत थोड़े से पार्टी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अपनाते हैं, बाकी उसके लगभग अपोजिशन में ही रहते हैं, इसीलिए इस पे कोई एका नहीं है, यही सही है। जैसा मैं आपको हमेशा करता हूं कि हर वीडियो जो मैंने बनाया है अभी, उसमें लास्ट में एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है एनसीईआरटी आपको कि इस जितने भी हैं इसको क्रोनोलॉजिकली जो है सजाओ,
पहले कौन हुआ बाद में। देखिए मंडल रिकमेंडेशन एंटी रिजर्वेशन स्ट्रीट आपको पता है ये 1990 में होता है। जनता दल जो है, जनता दल कब बनती है, जनता दल, चलिए इसे बाद में आते हैं। डिमोलिशन बाबरी मस्जिद का 1992 में होता है। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन जो है वो 1984 में हो जाती है। एनडीए गवर्नमेंट पहली बार जो बनती है 1998 में बनती है। यूपीए जो है पहली बार 2004 में बनती है। अब जनता दल जो है वो आप 1989 90 में कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ मैच करने के लिए पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस, तो एग्रीमेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी पे। कास्ट बेस्ड पार्टीज, तो राइज ऑफ ओबीसी, पर्सनल लॉ एंड जेंडर इशू साहबानो केस एंड ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, इससे आप इसको मैच कर सकते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इस तरह से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कृपया सवाल छोटे पूछें जिसका 1-2 लाइन में जवाब हो। और मिलेंगे अब बहुत जल्द ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके, जिसके करीब 4-5 चैप्टर जो है मैंने कर दिए हैं, 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको 3-4 दिनों में खत्म करेंगे। और ये जो वीडियो है करीब 17-18 वीडियो, ये आपके लिए ट्रेजर ट्रोव है, मतलब एक खजाना है। यदि आप इसमें डुबकी लगाएंगे तो 100% आप CUET पॉलिटिकल साइंस को क्रैक करेंगे, ये मेरा दावा है और वादा भी है। सो ओके, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स, बी हैप्पी, बी सेफ। अभी भी कोरोना चल रहा है, मास्क लगाइए।